नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड सेकंड मैथ्स आंशिक अवकल समीकरण हमारी बुक चल रही है साथियों। और इसका चैप्टर नंबर 3 अचर गुणाकों वाले रैखिक आंशिक अवकल समीकरण। तो देखिए स्टूडेंट, सर्वप्रथम हम इस चैप्टर के अंदर कुछ आंशिक अवकल गुणाकों को रूढ़िगत धारणा के अनुसार कुछ संकेत और प्रतीकों के अंदर हम व्यक्त करते हैं। तो उन संकेतों का अध्ययन करने वाले हैं सर्वप्रथम। अगर इन संकेतों का हमें नॉलेज नहीं है तो हम इस चैप्टर के अंदर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स को क्या कहेंगे, पी कहते हैं साथियों। डेल जेड अपॉन डेल वाई को क्यू कहते हैं। अगर हम जेड का एक्स के सापेक्ष पुनः एक बार अवकलन कर देते हैं तो उसको देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेल स्क्वेयर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर, या हम ये कह सकते हैं कि डेल पी अपॉन डेल एक्स, इसको हम आर बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? आर कहते हैं। यहाँ पर एक लॉजिक ये भी याद रख सकते हैं कि पी का संबंध है वो तो एक्स के साथ होता है और क्यू का संबंध है वो साथियों वाई के साथ होता है। और यहाँ पर हम डेल स्क्वेयर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर या डेल पी अपॉन डेल एक्स, इसको आर कहते हैं। अगर चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमें कहीं पर भी अगर ये मान कहीं पर भी दिखाई दे, यहाँ पर तीनों मानों में से कोई भी मान हमें दिखाई दे सकता है, तो इसको हम डी स्क्वायर से भी पुकारते हैं साथियों। अब ठीक इसी प्रकार यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल वाई, एक बार पुनः अगर y के सापेक्ष इसका मैं आंशिक अवकलन कर देता हूँ तो साथियों यहाँ पर डेल स्क्वेयर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वेयर, डेल क्यू अपॉन डेल वाई, और इसको हम t कहते हैं। और यहाँ पर t का अर्थ d डैश स्क्वायर होगा साथियों। इस चैप्टर के अंदर हम t को क्या कहेंगे? d डैश स्क्वायर कहने वाले हैं। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, डेल बटा डेल एक्स, इसको हम d कहते हैं। हमने अवकल समीकरण के अंदर d बटा डी एक्स को कैपिटल D माना होगा। क्या है? कैपिटल है D। यहाँ पे डेल बटा डेल एक्स को हम D बोलने वाले हैं और डेल बटा डेल वाई को यहाँ पर हम d डैश से प्रदर्शित करेंगे, जबकि डेल स्क्वायर डेल एक्स और डेल वाई इसको हम d डैश से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर डेल जेड अपॉन डेल वाई हमें दिया गया है और x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो ये रिजल्ट आता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि q का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन या फिर p का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इस मान को हम d या d डैश से प्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर डेल क्यू अपॉन डेल एक्स या फिर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स या डेल वाई, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसको हम s से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करेंगे? s से। तो यहाँ पर बाकी ये चार मान तो हमें याद वैसे भी रह सकते हैं, जैसे ABCD के अंदर P Q R T, P Q R T। अब देखिए स्टूडेंट्स, S को हम किस प्रकार से याद रख सकते हैं? तो S को याद रखने के लिए एक यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो संकेत है वो डॉलर का संकेत है। किसका संकेत है? डॉलर, अर्थात हम रुपए बोल सकते हैं। तो रुपए है वो साथियों कागज के भी नोट होते हैं, जबकि यहाँ पर सिक्के भी होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कागज के नोटों को डेल एक्स बोलें और सिक्कों को अगर हम डेल वाई कहें, डेल वाई कहें, तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई या फिर वाई और एक्स, यहाँ पर इन दोनों का मान इक्वल होता है साथियों। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम डेल जेड अपॉन डेल वाई का तो एक्स के सापेक्ष करते हैं, या यहाँ पर हम डेल जेड अपॉन डेल एक्स लेते हैं तो वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देंगे, तो ये दोनों मान तो इक्वल रहने वाले हैं। तो यहाँ पर इसको हम s द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इस शॉर्ट ट्रिक की सहायता से s को हम याद कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसको हम डी स्क्वायर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? डी स्क्वायर कहेंगे। डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसको हम डी डैश स्क्वायर कहेंगे। यहाँ पे x है तो यहाँ पे d आएगा, y है तो d डैश आ जाएगा साथियों। अब यहाँ पर 1 नंबर के अंदर ऐसा क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है कि अचर गुणाकों वाले रैखिक आंशिक अवकल समीकरण को परिभाषित कीजिए, या फिर इसकी nवीं कोटि की जो रैखिक आंशिक अवकल समीकरण है उसका व्यापक रूप लिखिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? देखिए स्टूडेंट्स, एक ऐसी समीकरण जिसमें आश्रित चर तथा इनके अनेक कोटि के आंशिक अवकल गुणांक रैखिक रूप में अगर उपस्थित हो और जिनमें गुणांक केवल मात्र क्या हो? अचर हो, तो उसे हम अचर गुणाकों वाले रैखिक आंशिक अवकल समीकरण कहेंगे। और इसका जो व्यापक रूप रहने वाला है वो क्या रहेगा? देखिए स्टूडेंट्स, a0 d की पावर n प्लस a1, यहाँ पर a0 a1 डैश डैश an, और यहाँ पर आपको आगे देखिए स्टूडेंट्स b0 b1
और Bn-1, M0 M1, ये जो सभी संकेत हैं वो यहाँ पर अचर हैं। सभी संकेत क्या है? अचर है। तो इसीलिए इसका नाम है वो साथियों अचर गुणांकों वाले रेखिक आंशिक अवकल नाम है पड़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर d की पावर n, जो मैक्सिमम d के अंदर पावर है वो n है, फिर आगे एक एक क्या है कम होती जाएगी पावर। अब यहाँ पर प्लस B0 d की पावर n-1 प्लस B1 d की पावर n-2। यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों कि जो पहले है वो तो d की पावर n है, d की पावर क्या है n है, लेकिन जो यहाँ पर लिखी गई है पावर वो एक कम है, n- क्या है 1 है। आगे इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स M0d प्लस M1d डैश और प्लस N0 और यहाँ पे Z और Fx, y। तो यहाँ पर जो मैंने संकेत दिए हैं वो A0 A1 A2 B0 B1 B2 M0 M1 M2 N0 सभी क्या है अचर है या कांस्टेंट है। यहाँ पर हम संक्षेप में F D डैश और Z कॉमन बाहर ले लिया मैंने और बराबर RHS साइड के अंदर Fx, y। स्टूडेंट्स हमने अवकल समीकरण के अंदर चैप्टर नंबर 6 का भी अध्ययन किया है। अगर आपको अवकल समीकरण का चैप्टर नंबर 6 अगर आता है तो ये चैप्टर भी साथियों आपको आता है, ऐसा समझिए। तो यहाँ पर रेखिक अवकल समीकरण के अंदर जो व्यापक समाकल होता था वैसा ही यहाँ पर व्यापक समाकल बोल सकते हैं या हम पूर्ण समाकल बोल सकते हैं या जनरल सॉल्यूशन हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कोई भी इक्वेशन अगर हमें दी गई है तो उसका जो व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन है वो CF प्लस PI के क्या होगा इक्वल होगा। तो वहां पर हमने CF और PI का अध्ययन किया है कि कोई भी इक्वेशन के अंदर CF है वो कब ज्ञात किया जाता है और PI है वो कब ज्ञात किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स CF को हम पूरक फलन भी कहते हैं और PI को हम विशिष्ट समाकल भी कहते हैं। पूरक फलन अर्थात हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और विशिष्ट समाकल या PI हम पार्टिकुलर इंटीग्रल बोल सकते हैं साथियों। तो यहाँ पर अगर आपको राइट साइड के अंदर अगर 0 दिखाई दे साथियों तो उसका केवल और केवल CF निकलेगा। क्या निकलेगा? CF। जबकि राइट साइड के अंदर कोई ना कोई फंक्शन अगर आपको दिया गया है, जैसे यहाँ पर Fx, y मैंने यहाँ पर ऊपर लिख रखा है साथियों, राइट साइड के अंदर कोई ना कोई फंक्शन है तो फिर उसका PI भी निकलने वाला है और PI निकलेगा तो CF तो निकलना ही निकलना है साथियों। CF तो प्रत्येक क्वेश्चन का निकलेगा, जबकि PI है वो राइट साइड के अंदर अगर कोई फंक्शन हमें दिया गया है तो PI भी निकलता है साथियों। तो आपको एक बात तो ये क्लियर हो चुकी है कि CF हमें कब ज्ञात करना है और PI हमें कब ज्ञात करना है। रेखिक समघात आंशिक अवकल समीकरण का CF ज्ञात करने की विधि। अब इस विधि के अंदर हमें क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी। सर्वप्रथम चैप्टर नंबर 6 के अंदर वहां पर हमने साधारण अवकल समीकरण के अंदर सहायक समीकरण लिखी थी। सहायक समीकरण का अर्थ वहां पर हमने d को m के पदों में व्यक्त किया था, लेकिन यहां पर d डैश भी मिलने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर कुछ परिवर्तन है। वहां पर तो अकेला d था तो वहां पर हमने d की जगह m पुट कर दिया, लेकिन यहां पर तो d डैश भी रहने वाला है तो d डैश की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, यही यहां पर अंतर है साथियों। तो यहां पर सर्वप्रथम सहायक समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें d को m के पदों में व्यक्त करना होगा और d डैश की जगह हमें 1 पुट करना होगा। क्या करना है? d डैश की जगह 1 पुट करना होगा साथियों, तो वह हमारी सहायक समीकरण है वो प्राप्त हो जाएगी साथियों। तो देखिए स्टूडेंट्स केस फर्स्ट के अंदर सहायक समीकरण के सभी मूल अगर भिन्न भिन्न हो तो फिर हम उसका CF हो वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए M1 M2 M3 मेरे पास अनेक मूल है, तो यहाँ पर Z बराबर φ1 और y प्लस M1x और प्लस φ2 y प्लस M2x और प्लस इस तरीके से मान है वो चलते जाएंगे साथियों। तो यहाँ पर एक यही मान आपको याद रखना है साथियों कि φ1 और इसके अंदर y प्लस M1x रखना है। और यहाँ पर अगर मूल सभी भिन्न है तो यहाँ पर पहला मूल आ जाएगा, यहाँ पे दूसरा मूल, यहाँ पे तीसरा मूल। अगर 3 घात की कोई इक्वेशन है तो 3 मूल प्राप्त होंगे, 4 घात की कोई इक्वेशन है तो 4 उत्तर हमें प्राप्त होने वाले हैं। तो M1 M2 M3 के मान पुट करके यहाँ पर हम CF निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ मूल हमारे पास समान है तो फिर हमें क्या करना होगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स अगर मूल हमें समान प्राप्त हो रहे हैं और 2 मूल अगर समान है तो उसका हम CF है वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स φ1 y प्लस mx और यहाँ पे y प्लस है mx, क्योंकि m का मान समान है। लेकिन यहाँ पर क्या करना होगा, पहले टर्म को x की पावर 0 से
गुणा करवा देना होगा। और x की पावर 0 का मतलब होता है एक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। आगे हमें x की पावर 1 इससे गुणा करवाना होता है। अगर तीन मूल अगर समान हो तो देखिए स्टूडेंट्स x की पावर 0 x और x स्क्वायर से हमें मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो ठीक इसी प्रकार अगर हमें समिश्र मूल अगर दिए हों, क्या है समिश्र मूल, मान लीजिए यहां पर पहला समिश्र मूल है वो अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, और दूसरा मूल यहां पर देखिए स्टूडेंट्स अगर मेरे पास a प्लस आयोटा और b है, तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स मैं पहले मान को यहां पर पुट करने वाला हूं और जबकि दूसरे मान को यहां पर पुट करने वाला हूं। अगर मान लीजिए यहां पर m के जो मान है वो एक तो आयोटा है और एक माइनस आयोटा है, तो इसका जो आंसर होगा साथियों 2 की जगह हम माइनस आयोटा है वो पुट कर देंगे। यहां पर अगर हमें इस रूप में अगर कोई मान प्राप्त हो जाते हैं समिश्र मूल, तो वहां पर हमें क्या करना होगा, जो m1 है इसकी जगह पहला मान पुट कर देना होगा और m2 की जगह दूसरा मान हमें पुट कर देना होगा। अब जैसे देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट हम किस प्रकार से हल करते हैं। हल कीजिए डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर है 0। तो सर्वप्रथम हमें यहाँ पर रूढ़ि संकेत के अनुसार डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर इसको हम ये डी स्क्वायर बोल सकते हैं, और यहाँ पे y के सापेक्ष है तो इसको d डैश स्क्वायर कर देंगे। z यहाँ पे कॉमन ले लिए और बराबर है 0। उसके बाद में इसकी सहायक समीकरण लिखनी होती है। सहायक समीकरण का अर्थ ये हुआ d को हम m लिख देंगे, d डैश को 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर m स्क्वायर माइनस 1 बराबर है 0। इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो m का जो मान है वो मेरे पास एक तो 1 प्राप्त हो जाता है, दूसरा माइनस 1 प्राप्त हो जाता है। अब CF का फॉर्मूला हम जानते हैं y प्लस m1x और यहाँ पे y प्लस m2x। यहाँ पे m1 का मान 1 रख देंगे एक बार, और दोबारा यहाँ पे m का मान है वो -1, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। ये जो z बराबर ये जो मान प्राप्त हो चुका है ये हमारा CF निकल के आ चुका है साथियों। अब उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए स्टूडेंट्स, हल कीजिए r बराबर a स्क्वायर t। तो ये सेम क्वेश्चन साथियों आपको आगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर मोंगे विधि के अंदर भी मिलने वाला है। तो यहाँ पर 1 नंबर के अंदर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर अचर गुणांकों वाले जो चैप्टर है इससे मानना होगा। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स r का रूढ़िगत संकेत हम d बोल सकते हैं, और यहाँ पर t का जो रूढ़िगत संकेत है वो d डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर हम d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d डैश स्क्वायर और z कॉमन ले लेंगे और बराबर है 0। संकेतों को हमें ध्यान में रखना होगा। अगर यहाँ पर प्रतीक और संकेत हमें ध्यान में नहीं है तो यहाँ पर इसको हम हल नहीं कर सकते आगे साथियों। इसकी फिर सहायक समीकरण वही काम, m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 0। m का जो मान है वो प्लस माइनस a प्राप्त हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स उसके बाद में CF phi1 y प्लस m1x, और m1 का मान यहाँ पे a है और यहाँ पे m2 का मान माइनस a है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, वही हमारा CF होने वाला है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, डेल की पावर 4z बट्टा डेल x की पावर 4 माइनस डेल की पावर 4z बट्टा डेल y की पावर 4 बराबर है 0। सर्वप्रथम इसको हम प्रतीकात्मक रूप में लिख लेते हैं, d की पावर 4 माइनस d डैश की पावर 4 और यहाँ पे z बाहर कॉमन आ जाएगा बराबर है 0। अब इसकी सहायक समीकरण ज्ञात कर लेंगे। सहायक समीकरण का अर्थ ये हुआ d की जगह में m पुट करना होगा, d डैश की जगह में 1 रखना होगा। तो 1 की पावर कितनी ही करो चाहे 1 ही रहने वाला है। अब इसको देखिए स्टूडेंट्स आगे यहाँ पर सरलीकरण करके m के मान हमें निकालने होंगे। तो यहाँ पे m की पावर 4 को हमें स्क्वायर, उसके बाद में हम एक बार प्लस के अंदर लिख लेंगे और एक बार है माइनस के अंदर। प्लस वाली टर्म है वो तो सेम उतर जाएगी नीचे, और इसको हम दोबारा तोड़ लेते हैं प्लस माइनस के अंदर। अब यहाँ से m के जो 4 मान प्राप्त होने चाहिए वो प्राप्त हो चुके हैं, 1 माइनस 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स z बराबर phi1 y प्लस x, m1 का मान 1 पुट कर देंगे, m2 का मान -1 पुट कर देंगे, यहाँ पे m3 का मान आयोटा और एक बार यहाँ पे m4 का मान है वो माइनस आयोटा रखने के बाद में जो हल प्राप्त होता है वही हमारा CF है। उस ठीक इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 4, सर्वप्रथम यहाँ पर हमें इक्वेशन दी गई और बराबर में 0 है तो केवल CF निकलेगा। तो यहाँ पे d की जगह m और d डैश की जगह 1, तो यहाँ पे m की पावर 4 माइनस 2 m की पावर 3 प्लस 2m माइनस 1, ये इक्वेशन हमें सहायक समीकरण है वो प्राप्त हो जाती है। फिर देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें इनके गुणनखंड करने होते हैं। गुणनखंड करने पे देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर
m-1 और इसकी पावर 3 m+1 बराबर 0। तो m के जो 4 मान हमें प्राप्त होने चाहिए, तो यहाँ पर m के 3 मान तो समान है और चौथा मान क्या है, अलग है। तो यहाँ पर तीनों जो मान समान है उनके लिए हमें यहाँ पे x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 से हमें मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो यहाँ पर जो अलग मान है उसको मैंने पहले लिख दिए, phi 1 y माइनस x, और उसके बाद में जो सेम मान है यहाँ पे y प्लस एक्स, यहाँ पे y प्लस एक्स और यहाँ पर भी y प्लस एक्स, लेकिन यहाँ पे x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, इससे मल्टीप्लाई करवाना होता है समान मूल प्राप्त होने पे। इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि 1 से लेकर 4 एग्जाम्पल है वो आपको समझ में आ चुके हैं।